कंक्रीट। ठीक है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट क्या है? एक बाइंडिंग मटेरियल। क्या होता है? रेनफोर्समेंट बाइंडिंग। वही होती है। तो कंक्रीट क्या होता है? कंक्रीट मैम मिक्सचर होता है एग्रीगेट्स और वाटर बाइंडिंग मटेरियल हो गया। लेकिन मैम इसमें आरसीसी में क्या नाम एग्रीगेट के साथ रेनफोर्समेंट जो होता है उसको ऐड कर दीजिए तब आरसीसी होता है, वरना सीमेंट कंक्रीट में एग्रीगेट चाहिए। मैं नॉर्मल छोटी चीजें पूछ रही हूँ, ठीक है? सेग्रीगेट करके पूछ रही हूँ। पहले कंक्रीट क्या होता है, तो सीमेंट कंक्रीट अगर मिला के पूछते तो क्या होगा? व्हाट इज सीमेंट कंक्रीट? सीमेंट कंक्रीट में वाटर होगा, सीमेंट वगैरह एग्रीगेट्स होंगे। एग्रीगेट्स में फाइन एग्रीगेट होते हैं, फ्री एग्रीगेट जो उसके अकॉर्डिंग टू अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करते हैं। क्या हो जाएगा? मिक्सचर ऑफ सीमेंट हो जाएगा, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर इन स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन। ओके, अब बस बताओ कि हमें इसमें रेनफोर्समेंट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? सीमेंट कंक्रीट में रेनफोर्समेंट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? रेनफोर्समेंट की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जो इसकी स्ट्रेंथ होती है और प्लस मैम क्या नाम जो सीमेंट होती है एग्रीगेट होती है जो कंप्रेसिबिलिटी जिसको बोलते हैं हम लोग इतनी ज्यादा नहीं होती है। कंप्रेसिबिलिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम लोग रेनफोर्समेंट को सीमेंट से इंक्लूड करते हैं। जो कंक्रीट होती है मैम बोला नॉलेज है बट पूरी नहीं है। हम जो कंक्रीट होती है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ में अच्छी होती है लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी बहुत वीक होती है, इसलिए हम रेनफोर्समेंट करते हैं। और जो हमारा कंक्रीट होता है वो ब्रिटल सब्सटेंस मतलब ब्रिटल मटेरियल होता है, तो रेनफोर्समेंट हम करते हैं वो हम डक्टाइल मटेरियल होता है, इससे वो टेंशन लोड को मतलब वो क्लियर कर लेता है, तो हमारा स्ट्रक्चर जो पूरा होता है वो लोड में पूरा स्ट्रेन कर लेता है। ठीक है, तो एक बीम बनाओ जरा, रेक्टेंगुलर बीम बनाना और उसमें न्यूट्रल एक्सेस शो करो, बीच में डॉटेड लाइन से न्यूट्रल एक्सेस बनाओ। एक रेक्टेंगुलर बीम बनाओ और उसमें बीच में न्यूट्रल एक्सेस शो करो। कर लिया? ओके, ठीक। उसके ऊपर बीम के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बनाओ। तो याद है ना कि भूल गए हो? याद है ना? यस मैम। ठीक है, चलो फिर बनाओ। बन गया? यस मैम। ठीक है, लोड लगने की वजह से क्या होगा? वो बीम थोड़ा बेंड होगा, डिफॉर्म हुआ ना, तो डिफॉर्म वाला बनाओ उसका डायग्राम, और वैसे सेम उसमें डिफॉर्म होने के बाद जो न्यूट्रल एक्सेस होगी वो भी बनाओ उसमें। यस मैम। बन गया? यस मैम। तो न्यूट्रल एक्सेस से ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या कॉम्प्रेस हो रहा है? जी यस मैम। यस और मैम। नीचे वाला पार्ट क्या हो रहा है? वो मैम एक्सपेंड हो रहा है। टेंशन में आ रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। यस। जी मैम। ठीक है, टेंशन में। ठीक। तो जो तुम्हारी सीमेंट कंक्रीट होती है ना, तो वो तुम्हारी स्ट्रॉन्ग होती है इन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। तो मैं स्ट्रॉन्ग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ बट वीक टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि टेंसाइल पार्ट में जो होता है हम ऐसा मटेरियल यूज करेंगे जिसके टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा होगी। क्या होगी? जिस मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उसको हम क्या करेंगे? टेंसाइल जोन वाले पार्ट में, टेंसाइल पार्ट में उसमें लगाएंगे मटेरियल। तो बताओ कि स्कूल में जब पढ़ा रहे थे हम तो कौन कौन से मटेरियल रिक्वायर्ड है जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है? तो माइल्ड स्टील बताया था ठीक है, और हो गया। एल्यूमिनियम था एल्यूमिनियम और स्टील था, एल्युमिनियम था और गोल्ड हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा। ठीक है, हाँ गोल्ड सिल्वर। तो ये सारी मटेरियल्स को हम क्या कर सकते हैं? टेंसाइल जोन में यूज कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं? जी हाँ जी। पर गोल्ड और सिल्वर तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो इकोनॉमिकल नहीं है हमारे लिए। ठीक,
अगर जनरली वे में देखा जाए तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम यूज करेंगे उसको। और एल्यूमिनियम ऐसा मटेरियल है कि जो ज्यादा उसके इजिली अवेलेबल नहीं होता है वो, ठीक है। तो जो इजिली अवेलेबल है, जो इकोनॉमिकल है, उसी मटेरियल को यूज करते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, स्टील को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, स्टील को, ठीक। तो आरसीसी में तो देखो, तो इन आरसीसी concrete will take up the compression and steel will take tension. हो गया? Yes, sir. रामायण 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 अभिषेक Yes, sir. अभिषेक Yes, अभी तो बताओ जरा हमको कि हम आरसीसी में मतलब रेनफोर्समेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैम उसकी स्ट्रेंथ है, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है इसमें। और किसमें? वो आरसीसी में। मुझे सिंपली वे में समझाओ, मुझे नहीं समझ में आया। समझाओ। हाँ। कहाँ पे है? कोई सीमेंट कंक्रीट ले लिया, ठीक है, तो जब तुमने स्लैब बना लिया या बीम बना लिया, अब बताओ मुझे कैसे करोगे? मैम उसमें मैम अभी आपने जैसे बताया कि एक रेक्टेंगुलर वो होगा, उसमें क्या कहते हैं आप, एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बीम वो करेंगे। ठीक है, कुछ भी हो, कोई भी टाइप का लोड हो, चलो ठीक है, मान लो ठीक है, आगे बताइए। ठीक है, कॉल बताओ अभिषेक। अभिषेक हम क्वेश्चन क्या था, रिपीट कर दीजिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि आरसीसी में मैं स्टील को क्यों यूज कर रहे हैं, बताओ। बताएं मैम, आरसीसी में हम लोग स्टील इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमारा जो प्लेन कंक्रीट होता है वो उसकी टेंसाइल नेचर कम होती है, वर्टिबिलिटी उसकी सही होती है बट टेंसाइल उसकी कम होती है, इसलिए हम लोग स्टील बार यूज करते हैं। उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होता है और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होता है, हाई रहता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो हमको क्या करना होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ गेन करने के लिए क्या करना पड़ता है, स्टील बार प्रेजेंट करते हैं, स्टील बार यूज करते हैं, बट कौन से जोन में, टेंसाइल जोन में। कभी भी कंप्रेशन जोन में यूज नहीं करोगे ना, ठीक है। और टेंसाइल जोन कहाँ है, जो बीम बनवाई वो सिंपली सपोर्टेड बीम था, जो अभी मैं बीम बनवाई थी वो कौन सा बीम, मान के चलो सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में हमारा टेंसाइल जोन कहाँ प्रेजेंट होगा, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे, कहाँ होगा? यस सर, न्यूट्रल एक्सिस। ओके, चलो अब देखो, जैसे मान लो कि स्टील को क्यों यूज किया, ये समझ में आ गया ना, इजीली अवेलेबल है और इकोनॉमिकल है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं इसको। अदरवाइज हम यहाँ पे एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर कुछ भी यूज कर सकते थे, ठीक है। ऐसा कोई बोल देगा कंफ्यूज करता है कि इसको नहीं तुम गोल्ड क्यों यूज कर सकते हो, तो बता दोगे ना? हाँ, यस सर। ठीक है, ओके।
अब देखो सर एक ग्रेडिंग होता है, कंक्रीट को ग्रेड दिया जाता है, तो हमारे हम लोग स्कूल टाइम पे तो एकेडमिक ग्रेडिंग अभी भी तुम लोग को मिलती है एकेडमिक ग्रेडिंग, तो वैसे कंक्रीट को ग्रेडिंग दी जाती है, कौन सी ग्रेडिंग कंक्रीट सही है कौन सी नहीं है, ठीक है। तो इसको डिनोट करते हैं लाइक M20, M10, M15 ऐसे करके डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसको ग्रेड तो मान लो कि जो M20 में बोल रही हूँ उसमें जो M जो है वो तुम्हारा मिक्सचर डिनोट करता है, क्या डिनोट करता है? मिक्सचर। हाँ, वो मिक्सचर किस चीज का हो जाएगा? सीमेंट, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का, ठीक है, ठीक है। और जो 20 जो है, जो 20 डिनोट कर रहा है वो तुम्हारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, क्या है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ग्रेडिंग में M20 हो गया, M10 हो गया, तो मान लो कि M10 है, तो M जो है तुम्हारा मिक्सचर है, किस चीज का है? सीमेंट का, फाइन एग्रीगेट का, कोर्स एग्रीगेट का, और 10 जो है वो तुम्हारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, इसको डिनोट करेंगे मेगा पास्कल में। कितना डिनोट करते हैं? मेगा पास्कल, ठीक है। तो राइट M10 मैंने बोला, तो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना लेंगे? 10 मेगा पास्कल, 10 मेगा पास्कल, ओके। वैसे 20 हुआ तो 20 मेगा पास्कल। एक टर्म आएगा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, लिखो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, उसको डिनोट करते हैं FC के से, F लिखना स्मॉल f, नीचे में C के, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। स्मॉल f लिखेंगे और मैम क्या लिखेंगे? तो स्मॉल f के नीचे में लिखना C के। Compressive strength is the strength characteristic strength is the strength that is more than 95% of the cube of the cube's strength is satisfied. Characteristic strength होता है, characteristic strength is the strength that is more than 95% of the cube's strength satisfied. अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, देखो इससे पहले एक क्यूब टेस्ट पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसको बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले एक क्यूब टेस्ट करते हैं, तो इसमें क्यूब टेस्ट करने के लिए क्यूब किस चीज का बना होगा? मोटार का। किस चीज का बना होगा? मोटार का, ठीक है। और ये किसमें? सीमेंट का। मोटार मतलब क्या हो गया? सीमेंट, सैंड और वाटर, सीमेंट, सैंड और वाटर। लिखो, लिखते जाओ, क्यूब मेड ऑफ मोटार, क्यूब ले लेंगे जो कि बना होगा मोटार का, और मोटार मतलब सीमेंट, सैंड और वाटर। क्यूब की डायमेंशन लिखो, क्या लेंगे? डायमेंशन 150 into 150 into 150 mm, 50 into 1. हाँ, हाइट विड्थ सारी जो होनी चाहिए 150 mm की होनी चाहिए, ठीक। और इस टेस्ट के लिए 6 क्यूब लेंगे। कितना लेंगे? 6 क्यूब लेंगे, 6 क्यूब लेंगे। और उसमें से तीन क्यूब को क्या करेंगे? 7 दिनों के लिए क्यूरिंग करेंगे। 7 दिनों के लिए क्या करेंगे? क्यूरिंग करेंगे। क्यूरिंग मतलब ट्राई करना। तो जब क्यूरिंग करेंगे तो उस टाइम से वाटर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? देखो, क्यूरिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर
the temperature of water should be 27 plus minus 2 degrees Celsius. 27 plus minus 2 degrees Celsius. वाटर का टेम्परेचर 25 से 29 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए वो 100% होनी चाहिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होना चाहिए, मतलब कि जो तुम्हारा क्यूब है कंप्लीटली वाटर में डिप होना चाहिए, डूबा हुआ होना चाहिए, ठीक है। अरे यार एक मिनट को आवाज आ गया। और Yes, madam. क्या पूछे थे तुम? मैम ह्यूमिडिटी एक बार रिपीट करना। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होनी चाहिए वो 100% होनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि जो तुम्हारा क्यूब है वो कम्प्लीटली पानी में डूबा हुआ होना चाहिए। 100% मतलब कम्प्लीटली पानी में डूबा हुआ ह्यूमिड होना चाहिए, कोई पानी उसमें होना चाहिए। तो जो 3 क्यूब लिया है वो कितने दिनों के लिए लिया है? 7 दिनों क्यूरिंग कर लिया। और जो बचे हुए 3 क्यूब है वो 28 दिनों तक क्यूरिंग में रहेंगे, ठीक है। 28 दिनों तक फर्स्ट 3 क्यूब जो होंगे 7 डेज क्यूरिंग पे जाएंगे और लास्ट जो 3 होंगे वो 28 डेज के लिए रहेंगे, ठीक है। हाँ, जब ये क्यूरिंग हो जाएगा उसके बाद से 7 दिनों के बाद जो 3 क्यूब थे उसमें ये देखना होता है कि जो उसका स्ट्रेंथ है वो हमारा होना चाहिए 70% ऑफ एसिड। द एक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ एट 7 days, द एक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ आफ्टर 7 days curing, after 7 days curing should be 70% of acid. 70% of acid. And expected strength after 28 days curing should be 99% of acetic. 99. Should be 99% of acetic. हो गया? Yes, madam. जब इतना क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है तो अब इस क्यूब को क्या करेंगे? यूटीएम मशीन, यूटीएम पे टेस्ट करेंगे। यूटीएम मतलब ये वाटर टेस्टिंग मशीन है जैसे कॉम्प्रेसिव नेचर वाला। हाँ, यूनिवर्सल इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कंप्रेशन टेस्ट और टेंशन टेस्ट दोनों ही कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। उसके बाद हम इसको इसका कंप्रेशन यहाँ से हम क्या करेंगे? यूटीएम मशीन से इसको टेस्ट करेंगे और जिस पे वो ब्रेक हो जाएगा, जिस यूनिट पे ब्रेक होगा वो उसका क्या हो जाएगा? कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये टेस्टिंग हो गई। अब देखो मैंने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या लिखाया था? क्या लिखा था? 95% वो क्यूब स्ट्रेंथ होती है ना, उससे ज्यादा वो करेक्ट।
जो भी हमारी क्यूब है, जो अभी हमने टेस्ट किया ना, तो भी हमने टेस्ट किया, उसकी जो कंप्रेशन स्ट्रेंथ आ रही थी, अगर वो 95% से, अगर वो 95% से ज्यादा हो जाए, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ठीक है। जो भी हमने कंप्रेशन स्ट्रेंथ वाली टेस्टिंग की, अगर वो क्यूब ये सैंपल यूज किया है, उसकी स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 95% से ज्यादा रहती है, तो वही क्या हो जाती है, उस क्यूब की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। इसमें दोनों टर्म है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। क्यूब सैंपल का हमने टेस्ट किया है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग की है, और अगर ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट जो है 95% से ज्यादा है, ठीक है, उसकी वैल्यू 95% से ज्यादा आ रही है, तो वो क्यूब क्या हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ठीक है। तो टेस्टिंग समझ में आ गया ना, टेस्टिंग समझ में आ गया, तो एक हेडिंग आपको, हेडिंग for simply supported beam with UDL. For simply supported beam with UDL. अभी मैंने इसका एग्जाम्पल स्टार्टिंग में लिया था, तो अगर मैं सिंपली सपोर्टेड बीम बना रही हूँ, उस पर यूडीएल लग जाए, तो हमें ये बताओ कि जो मैं रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, जो मैं छड़ सरिया जो स्टील का जो प्रोवाइड करा रही हूँ रिइंफोर्समेंट, वो स्टील रिइंफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर या नीचे, न्यूट्रल बिलो, बोलो ना, हाँ। तो कोई भी हमारा कोई स्ट्रक्चर है, लाइक बीम हो गया, कॉलम हो गया या स्लैब हो गया, जब ये ब्रेक होगा, पहले टीम को साथ में करते हैं और अगले टीम को 28 डेज तक और उसके बाद होते हैं उनके हम लोग और श्योर करते हैं उसके रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होनी चाहिए और टेम्परेचर जो वाटर टेम्परेचर होगा वो 99 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और मैं कितना स्ट्रेंथ करना चाहिए, कितना गेन करना चाहिए बताओ। 7 डेज में 70% होना चाहिए और ठीक है और मैं 28 डेज जो 28 वाले का 90% ऑफ ठीक होना चाहिए। चलो ग्रुप देखते हैं ग्रुप फोटो गया मम्मा एक बार देखो
कनेक्शन है। अब ये मैंने सिंपल सा स्टार्टिंग में बनाया हुआ है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये कोई भी स्लैब होता है वो अपने होता है फेल कभी भी। तो हम हमेशा क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शन की स्टडी करेंगे। इसके बगल में देखो क्रॉस सेक्शन, और जो डॉटेड क्या है वो तुम्हारा देखो इधर में लेंथ वाइज दिख रहा होगा नीचे मैंने प्रोवाइड किया है। कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। साली यस मैम। साली समझ में आ रहा है बेटा? जी मैम। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? नो मैम। चलो लिखो। एक जगह लिखो M10, उसके नीचे लिखो M15, M10, M15, M20, M25, M30। हो गया? यस मैम। M10 के आगे लिखो 1:3:6, 1:3:6। M15 के आगे लिखना 1:2:4, 1:2:4।
M20 के आगे लिखो 1:1.5:3 M25 के आगे लिखो 1:1:2 M30 के आगे लिखो 1:2:4 1:2:4 जो 1 है वो क्या विरोध कर रहा है सीमेंट M10 में 1 है सीमेंट 3 विरोध कर रहा है फाइन एग्रीगेट और 6 जो कर रहा है वो ठीक है सैंड की कोर्स है ओके अच्छा यहाँ पे टेस्टिंग पढ़ रहे थे ठीक है और तो डायमेंशन ले रहे हैं क्यों ठीक है किसी ने पूछा कि 150 क्यों ले रहे हैं अगर तुम्हारी एग्रीगेट साइड यहाँ पे डायमेंशन लिखा ना 150 वहाँ पे अगर एग्रीगेट की साइज 90 mm से ज्यादा है 19 mm से ज्यादा है और 25 mm से कम है तो हम इस डायमेंशन लेंगे 150 mm का लिख लो एग्रीगेट की साइज हाँ मैम वो एग्रीगेट की साइड लिखा है कि सीमेंट मोटा यूज करता है सीमेंट मोटा यूज करते हैं तो तुम्हारी साइड तो जा रही है ना बेटा हाँ यहाँ पे कोर्स एग्रीगेट हो गया इवन कोर्स एग्रीगेट हो गया ठीक है मोटा वहाँ पे हो सकता है इन केस अगर वहाँ पे कोर्स एग्रीगेट हो रहा है क्या लिखा था मिक्स जो लिखवाया था वो क्या है M20 हमारा सीमेंट था फाइन एग्रीगेट था कोर्स एग्रीगेट वहाँ पे सैंड लिख लो फाइन एग्रीगेट या कोर्स एग्रीगेट ठीक है सीमेंट प्लस फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट प्लस वाटर चार बना लोगे उससे तो अगर एग्रीगेट की साइज 19 mm से कम है और 25 mm से सॉरी 90 mm से ज्यादा है 25 mm से कम है तो हम डायमेंशन लेंगे 150 mm into 150 mm into 150 अगर हमारी एग्रीगेट की साइज 90 mm से कम हो जाएगी तब हम साइज लेंगे 100 mm मैम वहाँ पे जो है अभी हमने बिल्कुल जब हमारी एग्रीगेट की साइज 19 mm से ज्यादा हो और 25 mm से कम हो तो हम ट्यूब का डायमेंशन लेंगे 150 mm into 150 mm और अगर हमारी एग्रीगेट की साइज जो है 90 है कम है हम साइज कितना लेंगे 100 mm ओके आया यस मैम बोलो M10 मैंने तो वहाँ M20 तक जो हो जाएगी वो तुम्हारी नॉमिनल मिक्स हो जाएगी M10 हमारी वो नॉमिनल मिक्स हो जाएगी उसको नॉमिनल ठीक है और M25 और M30 जो हमारी मिक्स डिजाइन हो जाएगी मिक्स डिजाइन नॉमिनल मिक्स हो जाएगा वो तुम्हारा वो एक्सपीरियंस से बेस होता है हम अपने अकॉर्डिंग मिला ले रहे हैं फाइन मिला ले रहे हैं अपने अकॉर्डिंग ठीक है इतनी उसकी वैल्यू मायने नहीं रखेगी बट जब मिक्स डिजाइन करोगे तो उसमें वैल्यू बहुत इम्पोर्टेंट
डायरेक्ट रोल ले सकता है, कितना चीजें मिला रहे हैं, सीमेंट की कितनी क्वांटिटी मिला रहे हैं, फाइनेंस की क्वांटिटी मिला रहे हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है कि नॉमिनल कौन